नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन में हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हमारे किसान भाइयों को तमाम जानकारियां देती हैं। कई अनसुलझे से सवाल रहते हैं जिनकी जानकारी भी किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त करें किसान भाई, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूँ, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय हलदार जुड़ चुके हैं, उद्यानिकी विशेषज्ञ। आप सर, बहुत स्वागत आपका मध्य प्रदेश दूरदर्शन। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय हलदर, उद्यानिकी विशेषज्ञ, आप सभी के सामने कंदी फसलों की खेती के संबंध में एक चर्चा करूंगा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसान भाई अपनी आय कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कंद वाली फसलों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, यदि हम फसलों की बात करते हैं, ख़ास तौर पर कंदीय फसलों की, तो कौन सी जलवायु इन फसलों के लिए बेहतर होती है? और इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहूँगा, क्या इन फसलों के माध्यम से कम आय में किसान भाई ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? बिल्कुल। जैसे कंद वाली फसलों की हम जलवायु की एक बात करें तो कंद वाली फसलें उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आसानी से उगाई जा सकती हैं। अच्छा, इसमें हम एक बात ये भी कर सकते हैं कि हमारे किसान भाई इसमें अधिक से अधिक मुनाफा ऐसे कमा सकते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण लें तो हम एक गेहूं की बात करें जो हमारी परंपरागत खेती का एक मुख्य अंग है, तो हम उसके उत्पादन की बात करते हैं तो उसका उत्पादन 35 से 40 कुंटल या 50 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर हो सकता है। परंतु कंदीय फसल जितनी है, हमारी कंदी फसलों का उत्पादन लगभग 100 मिनिमम 150 कुंटल से 250-300 कुंटल तक हो सकता है। तो जाहिर है कि इसमें जो किसान भाई हमारे दुगने से तिगना मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, मैं सर समझना चाहूँगा, मौसम परिवर्तन की हम बात करें तो वर्तमान दौर मौसम परिवर्तन का चल रहा है, जलवायु परिवर्तन का चल रहा है। ऐसे में किसान भाइयों के मन में और दिलो दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि आखिर कौन सी एहतियात यहाँ पर बरतनी चाहिए? आप कैसे देखते हैं? जैसा कि जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा दौर हमारे सामने है और इसमें यह है कि जैसे यदि हमारे किसान भाई ने कोई परंपरागत खेती में गेहूं लगाया, यदि तेज हवाएं चली तो गेहूं हमारा पूरा सो जाता है ना, या बारिश हो गई जब हमारे गेहूं में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन की स्थिति में है या कटाई की स्थिति में, उस समय तेज बारिश हो जाती है तो हमारा जो उत्पादन है वो शून्य हो जाता है। परंतु यदि हम कंदी फसलों की बात करें तो कंदी फसलों में यदि हम सारे वैज्ञानिक तरीकों से उसको वैज्ञानिक तरीके अपनाकर यदि हम लगाते हैं तो जो हमारा नुकसान है वो बहुत कम होगा, है ना, और अल्टीमेटली हमारे किसानों को बहुत अधिक फायदा होगा। किसान भाई सर ये भी समझना चाहते हैं, यदि हम बीज की उपलब्धता की बात करें तो क्या वाकई में देखा गया है कंदीय फसलों के बीज की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है वर्तमान दौर में? मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे किसान भाई सस्ते के चक्कर में कई बार बड़े नुकसान का सामना कर लेते हैं। तो मेरे किसान भाइयों को मेरा एक बहुत निवेदन है या सलाह है कि वो जब भी फसलों के किसी भी फसल का बीज हो, चाहे वो कंदी हो या उद्यानिकी किसी भी फसल का बीज हो, यदि वो खरीद रहे हैं तो वह किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी से खरीदें, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या जो अनुसंधान संस्थान है उन्हीं से खरीदें। वो थोड़ा सा महंगा होगा पर वह पूर्ण रूप से रोग कीट और जो उसकी गुणवत्ता है वो अच्छी होगी। एक बात और निकलकर सामने आ रही है, किसान भाई एक चीज़ से बड़ा ग्रस्त रहते हैं, समस्या उनके सामने रहती है, देसी खाद को लेकर नुकसान किसान भाइयों को झेलना पड़ता है। इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर इस नुकसान से बचा जा सके? इस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी? मेरा किसान भाइयों से जैसे कि देशी खाद का आपने बताया, देशी खाद का एक समस्या ये है कि हमारे किसान भाइयों के पास आजकल घर में कोई जानवर नहीं है। तो यदि हम देशी खाद की बात करें तो यदि 1 हेक्टेयर में हमको कंदी फसल लगानी है तो हमको 25 टन के आसपास
पकी हुई गोबर की खाद की आवश्यकता होगी। और यदि किसान भाई हमारा वो बाहर से खरीद के लाएगा, तो स्वाभाविक है उसको जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाएगी। पर यदि किसान भाई अपने घर में ही कुछ जानवर पाले, उसके गोबर से खाद बनाए, तो उसको कहीं ना कहीं मुनाफा होगा। बिल्कुल, ये भी देखा गया सर, संसाधनों की कमी रहती है किसानों के सामने, इसलिए परेशानियां भी सामने आती हैं। लेकिन फसलों की उच्च पैदावार आखिर कैसे की जा सके? फसलों की उच्च पैदावार करने के लिए तो मेरी किसान भाइयों को एक ही सलाह है कि जो मेरे किसान भाई हैं वो जो फसलों की जो खेती है वो वैज्ञानिक तरीके से करें। अच्छा, हमारे यहाँ अधिकतर ये समस्या है कि बहुत सारे किसान भाई हमारे मार्जिनल है, छोटे किसान हैं, है ना, 80 से 84% तक उनके पास खुद के निजी ट्रैक्टर या कुछ नहीं है, तो वो सब चीज़ें उन्हें बाहर से ही किराए पर लाके काम करना है। तो वो लोग इस तरीके से काम करें कि एक बार में ही सही ढंग से उनकी खेती की जुताई हो जाए, है ना, या फिर जब बुआई करना है तो जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाए, और मशीनों का उपयोग करके हम लोग उनका उत्पादन बढ़ा दें। उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को वैज्ञानिक तरीके अपनाकर खेती करना चाहिए। जैसे हम कंदी फसलों की बात करें, तो जो कंदी फसलें हैं वो कूड़ बना के लगानी चाहिए, है ना, जिससे उसको बढ़ने के लिए, जो उसकी कंद है उनको बढ़ने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। और इसके साथ साथ क्या है कि उसमें समय समय पे जैसे 2 से 3 बार, जैसे आलू की बात करें तो उसमें 2 से 3 बार हमको मिट्टी चढ़ाना है ना, सही समय पे सिंचाई करना है, और अन्य जो है खरपतवार नियंत्रण, ये सब विधियां अपनाकर वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकता है। बिल्कुल, किसान भाइयों की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा, कंदी फसलों में आलू का नाम निकलकर सबसे पहले सामने आता है। सीड प्लॉट एक टेक्निक है, इस टेक्निक के बारे में किसान भाई कैसे जान सकते हैं और इससे कैसे उसको मुनाफा मिल सकता है, इस दिशा में क्या बताएंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरे किसान भाइयों को ये सीड प्लॉट टेक्निक है जो इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। सीड प्लॉट टेक्निक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम बीज ले रहे हैं वो रोग रहित हो, उसमें किसी प्रकार का रोग ना हो, किसी प्रकार का कोई कीट का प्रकोप ना हो, या जब वो बीज उत्पादित किया गया हो उस समय उस फसल में कोई नुकसान ना हो, तो हमें ऐसे बीज का तो चयन करना है। इसके साथ साथ उसमें हमें रोगिंग करनी है समय समय पर। यदि अवांछित कोई बीज आ गया है आलू की, यदि हम किसी एक किस्म का उत्पादन ले रहे हैं, उसके अलावा यदि कोई किस्म आ गई है, तो हमें उसको अवांछित फसल को हटाना है। उसके साथ साथ हमें सर्टिफिकेशन जितना है उसको अपनाना है, और समय समय पर सिंचाई करना है ना, और समय समय पर उसमें सारी जो वैज्ञानिक क्रियाएं हैं वो करते हुए हमें आखिरी में जब हमारा आलू पकने के समय आता है, तो अधिकतर ये देखा गया है कि जनवरी के लास्ट वीक में, अंतिम सप्ताह में एक जो माहू है, एफिड, जिसको एफिड कहते हैं, मौला भी कहते हैं, इसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो इससे क्या है कि हमारे जो बीज की गुणवत्ता है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इसको देखने के लिए हमारे जो संयुक्त पत्ती है, आलू की जो संयुक्त पत्ती है, 20 पत्ती पर 100 एफिड, लगभग 100 एफिड से ज़्यादा ना हो, यदि हो तो हम आखिरी सप्ताह से 15 दिन पहले, है ना, उसके ऊपर जो हरा वो जो भाग है पूरा आलू का, उसको हाल्म जो कहते हैं, उसकी पूरी कटाई कर देते हैं। या तो वो हम हंसिये से कर दें, या फिर हम उसको कॉपर सल्फेट 2% का घोल बना के उस पर स्प्रे करने से ऊपर का पूरा भाग जो है वो सूख जाएगा, और उसको अलग कर देंगे, जिससे माहू का प्रकोप नहीं होगा और हमारा बीज सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, आलू की यहाँ पर बात निकली है, तो सर समझना ये भी चाहेंगे कि आलू की उन्नत किस्में आखिर कौन कौन सी हैं? आलू की, जैसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने 40 से ज़्यादा आलू की उन्नत किस्में विकसित की है। हम यदि बात करें तो आलू की जो किस्में हैं वो खाने योग्य या फिर फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स बनाने के लिए अलग अलग है। जैसे हम चिप्स प्रोसेसिंग करना है, उसका कोई उत्पाद बनाना है, तो उसके लिए कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2 और कुफरी चिप्सोना 3 बहुत अच्छी किस्में हैं, है ना। यदि हम खाने की बात करें तो कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, कुफरी लालिमा, कुफरी लवकार, ये किस्में बहुत अच्छी है। कुफरी आनंद भी एक अच्छी किस्म है। बिल्कुल, जिमीकंद की बात की जाए, शकरकंद की बात की जाए, इसके अलावा कसावा की बात की जाए, तो कंदी फसलों में इनके नाम भी सामने आते हैं। और इस दिशा में यदि किसान भाइयों की हम बात करते हैं, तो किसान भाई आखिर कैसे उच्च पैदावार कर सकते हैं? और इसके अलावा एक टेक्निक और टीपीएस टेक्निक है, ये टेक्निक क्या है? किसान भाई इसे भी समझना चाहेंगे। हम जैसा कि कंदी फसलों की बात कर रहे हैं, तो जिमीकंद, जिसको याम कहते हैं, एक बहुत अच्छी औषधि फसल भी है।
है ना। पहले हम अपने बगीचों में लगाया करते थे, पर अब धीरे धीरे समय की मांग को देखते हुए अब हम इसको बड़े विस्तृत खेतों में लगाने लगे हैं, और इससे उत्पादन भी हमारा 300 साढ़े 300 कुंटल तक होता है प्रति हेक्टेयर। तो एक अच्छा हमारे पास विकल्प है। इसके अलावा अरवी जो जिसको कोलोकेशिया भी कहते हैं, यह भी हमारे लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इसकी भी खेती हमारे मध्य प्रदेश में बहुत आसानी से की जाती है, और इसका उत्पादन भी 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। और जैसा कि आपने बताया कि एक टीपीएस टेक्निक है, ये आलू की एक बहुत अच्छी तकनीकी है, जिसको केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। इसमें क्या होता है कि यदि हम आलू के बीज की बात करें तो हमको लगभग 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लगता है ना। इसका बीज का जो आइडियल साइज है वो 30 से 40 ग्राम का होता है, जिसको पोटैटो ट्यूबर्स भी कहते हैं। और यही हम टीपीएस की बात करें तो ये हमारा 120 ग्राम से 150 ग्राम सीड, जो कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सफिशिएंट है। मतलब 120 से 150 ग्राम में हम प्रति हेक्टेयर में आलू उत्पादित कर सकते हैं। अच्छा, किसान भाइयों को एक समस्या ये आ जाती है कि ये टीपीएस जो है, ये ट्रू पोटैटो सीड से प्रथम वर्ष में हमको वह आलू की मात्रा नहीं प्राप्त होती है ना। इसको हम अगले साल 1 साल लगाने के बाद जो द्वितीय वर्ष है इसमें छोटे ट्यूबर्स चलिए बिल्कुल सर, यहाँ पर हमने आलू की बात तो कर ली है। मैं माफ़ी के साथ आपको रोकना चाहूँगा, और मैं ये भी समझना चाहूँगा, किसान भाइयों के सामने समस्याएं सामने आती है, कंदीय फसलों में लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, इस समस्या से आखिर कैसे निजात मिले? ये बिल्कुल आपने सही कहा, कंदी फसलों में लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो आलू की बात करें, जिमीकंद की बात करें। तो इसके लिए हमको अभी बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, ये सब बहुत सारे अनुदान पे कई चीज़ें उपलब्ध करा देती है किसानों को। तो हमारे किसान उनसे संपर्क करके मशीनों का उपयोग अधिक करके इससे निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये समझना चाहेंगे, किसान भाइयों की हम यहाँ पर बात करें तो और क्या कोई नवाचार होने चाहिए कंदीय फसलों को लेकर, और कंदीय फसलें अन्य फसलों से कैसे भिन्न है, कैसे इसका लाभ ज़्यादा मिल सकता है? कंदी फसलों के लिए नवाचार की बात करें तो हम जो जैसे एक रूट एंड ट्यूबर रिसर्च सेंटर है जो उड़ीसा में है, वो शिमला में जो CPRI है ना, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये सब इसमें निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं। और हमारे किसान भाइयों के साथ एक समस्या ये आती है कि उनको एक जानकारी का अभाव हो जाता है ना, कि किस समय कौन सी फसल लगाना है और या इसका बीज कहाँ से उपलब्ध होगा। तो हमारे किसान भाई समय समय पर कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग या संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क करके इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मैं हमारे दर्शकों को इस बात की भी जानकारी दे दूं कि हमारा खास कार्यक्रम जो कि YouTube पर भी उपलब्ध है, और किसान भाई YouTube के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं सर समझना चाहूँगा, किसानों की बात करें तो फसलों के सुरक्षित संचरण को लेकर भी समस्या रही है कि फसलों का सही समय पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता या रोग लग जाते हैं, जिसके कारण समस्या सामने आती है। तो आखिर कंद फसलों के सुरक्षित संचरण के लिए क्या किया जाए? कंद फसलों की सुरक्षित संचरण के लिए हम लोग एक बात करेंगे कि जब हम इसके लिए हमको शुरू से ही कृषि क्रिया जो है वो वैज्ञानिक तरीके से अपनानी पड़ेगी। इसमें मुख्य रूप से एक ही वो है कि हम बीज उपचार का समावेश करें हमारी खेती में। हम जब भी जहाँ से भी जो भी बीज खरीदें, है ना, उसको हम लोग उपचारित जरूर करें, है ना। यदि हम आलू की बात करें तो आलू का बीज कार्बेंडाजिम मैनकोजेब से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में उपचारित करें, और उसको लगभग मतलब जब जो हमने उपचारित किया बीज है वो 24 घंटे के अंदर हम उसको लगा दें। ऐसे ही हम जिमीकंद, कोलोकेशिया, अरवी में भी कर सकते हैं कि बीज को उपचारित करके उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आगे चल के, जैसे आलू में बात करें, अगेती झुलसा एक जो रोग आता है और पछेती झुलसा जो रोग आता है, इससे हम बीज उपचार से ही निजात पा सकते हैं। और अरवी में गलन होता है, वह भी हम बीज उपचार से दूर कर सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरबी की यहाँ पर बात निकली है तो सर अरबी की किस्मों के बारे में भी मैं जानकारी चाहूँगा, और बीजों की यहाँ पर आपने बात की तो कैसे गुणवत्ता सुरक्षित की जा सकती है बीजों की? बीजों की गुणवत्ता सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले तो हमको, जैसे हमारे किसान भाई हैं 2 से 3 साल तक एक बीज लगा सकते हैं, है ना, वो लोग अपने खुद के बीज को सुरक्षित करके लगाते भी हैं। परंतु यदि हम बात करें इनकी सुरक्षा की, तो हम जब भी बीज खरीदें वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी से खरीदेंगे तो अल्टीमेटली वो बीज हमारे लिए 100% सत्य होगा, और उसी का हम बीज बनाकर साल 2 साल तक 3 साल तक हम उसको उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, अच्छे बीजों की यहाँ पर बात निकल कर सामने आई है। तो अच्छे बीज के लिए क्या सर ये भी देखा गया है कि किसान भाई जो बीज लेते हैं वो रजिस्टर्ड व्यापारी हो या रजिस्टर्ड संस्था हो? क्योंकि कई दफ़ा ये देखा गया है कि अलग व्यापारी या किसी नवाचार के माध्यम से या सस्ते दामों पर बीज उपलब्ध हो जाते हैं, और उसका नुकसान खामियाजा जो है फसलों को लेकर देखने को मिलता है, क्योंकि फसलें सही पैदावार नहीं दे पाती। बिल्कुल आपने सही बात कही है। हम लोग ने मैंने अभी आपको पहले भी बताया था इस बात के लिए कि किसान क्या है, थोड़े से मुनाफे के, थोड़े से बीज में जो खर्चा होता है उसको कम करने के लिए अपने नज़दीकी किसी व्यापारी से या किसी किसान से ही बीज खरीद लेता है, और उसकी सत्यता की गुणवत्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, और ये किसान को उस समय नहीं पता चलता कि हम किस प्रकार से बीज ले रहे हैं, किस प्रकार का बीज ले रहे हैं। परंतु जब उसकी फसल लग जाती है और कटाई का समय आ जाता है या बीच में ही कोई रोग आ जाता है, तो पूरी की पूरी फसल हमारी खराब हो जाती है। तो किसान भाइयों से मेरी एक ही सलाह है कि वो जब भी कोई बीज खरीदे तो रजिस्टर्ड सोसाइटी से ही खरीदें, संस्थाओं से ही खरीदें। बिल्कुल, मैं सर ये भी समझना चाहूँगा, यदि हम चुनाव करते हैं, ज़मीनों के यहाँ पे चुनाव की बात की जाए या खेतों की चुनाव की बात की जाए, कि आखिर कौन सी मिट्टी यहाँ पर होनी चाहिए जिसमें कंद की फसलें ज़्यादा बेहतर अपना उत्पादन दे सकती हैं या ज़्यादा बेहतर किसानों को लाभ मिल सकता है? आखिर कौन सी ऐसी मृदा होती है जिसका चुनाव करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंदी फसलों के उत्पादन में मिट्टी की एक जो भूमिका है वो बहुत ही अलग है। यदि हम आलू की बात करें तो लवणी और क्षारीय मृदा को छोड़कर आलू सभी प्रकार की मृदाओं में बहुत अच्छे तरीके से उत्पादित किया जा सकता है। और वैसे कंदी फसलों के लिए दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी है, जिसमें हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मिट्टी की गुणवत्ता की और बात करें तो मिट्टी हमारी कंदी फसलों के लिए ऐसी होनी चाहिए जहां जल निकास अच्छा हो, मतलब जल का भराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो ट्यूबर्स हैं, जो कंदे हैं, वो ज़मीन में गल जाएंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर एक सही खेत की जो तैयारी के समय जो एक दिशा निर्देश है कि 2 से 3 बार गहरी जुताई करके उसको मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करके लगाना चाहिए आलू को। बिल्कुल, कंदीय फसलों को लेकर देखा गया है कि जो जल की उपलब्धता है वो कम ना हो जाए, इस दिशा में भी किसानों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि जल की आपूर्ति यहाँ पर ज़्यादा लगती है। ऐसे में किसान भाइयों को क्या ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जल की आपूर्ति भी सुनिश्चित रहे और जो कंदीय फसलें हैं उनका भी नुकसान ना हो? ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने कि क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे पास जो जल है वो एक निश्चित है और निरंतर उसका स्तर जो है वो घटता जा रहा है। और जो कंदी फसलें हैं उसमें जब हम सिंचाई करते हैं, हमारे किसान भाई जो सिंचाई करते हैं वो पूरा भर देते हैं, उसको पानी से भर देते हैं, तो जो अधिकतर पानी है उसमें से वो नीचे चला जाता है, वो पौधे को अप्राप्त होता है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग अभी जो तकनीक है टपक सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, इसका उपयोग करके हम 40 से 60% तक पानी बचा सकते हैं।
और हमारे किसान भाइयों को एक समस्या ये भी आ जाती है कि हम इतना महंगा कहाँ से खरीदे ड्रिप और ये, तो इसके लिए वो लोग अपने संबंधित कृषि विज्ञान के कृषि विभाग या उद्यानिक विभाग से संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो तमाम बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं और एक स्वस्थ चर्चा यहाँ पर हुई है जिसमें हमारे किसान भाइयों के जो अनसुलझे सवाल थे, उम्मीद यही करते हैं कि उनके जवाब उनको ज़रूर मिल गए होंगे। आपने हमारे साथ वक्त साझा किया और जानकारी दी किसान भाइयों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों और हमारे किसान भाइयों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और चलते चलते आप नज़र डालिए खेती की खबरों पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। धान को क्रय केंद्रों में ले जाने से पहले किसान रखें सावधानी। सरसों की खेती, फसल अवशेष जलाने से बचें और घरों में लगाए गिलोय और बीमारियों को कहें अलविदा। धान को क्रय केंद्रों में से ले जाने से पहले किसान रखे सावधानी। इस समय लगभग पूरे देश में धान की खरीदी चल रही है। ऐसे में यदि किसान कुछ सावधानी रखें तो उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकता है। पूरी तरह से फसल को सुखाकर ही क्रय केंद्रों में ले जाना जरूरी है, क्योंकि यदि धान में जरा भी नमी होती है तो उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रों में नमी मापक यंत्र से धान की नमी की जाँच की जाती है। इसमें से भी अलग अलग धान के अलग अलग मानक होते हैं। धान में नमी के अलावा उसके आकार की भी जांच होती है। डैमेज फॉरेन मैटर की सहायता से एक एक दाने को अलग कर दिया जाता है। टूटे फूटे दाने इससे अपने आप निकल जाते हैं। इसी यंत्र की सहायता से कार्बनिक और अकार्बनिक किस्मों को भी अलग अलग किया जा सकता है। हालांकि क्रय केंद्रों में धान की सफाई और उसे छानने की भी व्यवस्था रहती है, लेकिन विशेषज्ञों की किसानों को यही सलाह है कि वे धान को पूरी तरह साफ और सुखाकर ही केंद्रों तक लेकर जाएं। सरसों की खेती से किसानों को मिलेगा अधिक मुनाफा। सरसों रबी की एक तिलहनी फसल है जिसका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों की खेती आजकल किसानों को खूब रास आ रही है, क्योंकि इसमें कम कीमत में अधिक मुनाफा पाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी के क्षेत्रों में इसकी खेती अधिक होती है, लेकिन अब लगभग पूरे प्रदेश में ही सरसों की पैदावार की जाती है। सरसों की बुआई के लिए यह समय पूरी तरह उपयुक्त है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों में सरसों की बोनी के पूर्व खरीफ के खेत खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बुआई के पहले मिट्टी और बीज की जाँच और उपचार भी जरूरी है। भरपूर पैदावार के लिए मिट्टी तैयार करने, बीजों के चुनाव के साथ ही सरसों में लगने वाले कीट और बीमारियों पर भी पूरी नजर रखना जरूरी है। यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो निश्चित ही सरसों की खेती में खूब मुनाफा कमाया जा सकता है। मैं किसान भाइयों को सरसों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी सरसों बोने का समय चल रहा है और हम लोग जानते हैं कि सरसों बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। पूरे उत्तर भारत में इसका तेल खाने के रूप में उपयोग किया जाता है और उसकी जो खली है वो जानवरों के फीडिंग में उपयोग की जाती है। और ये पहले इसकी खेती भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर में होती थी, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे होने लगी है। तो पूरे मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो वातावरण जो है वो सरसों के लिए उपयुक्त है। फसल अवशेष जलाने से बचें और पर्यावरण को रखें सुरक्षित। श्रमिकों की कमी और मशीनों की सहायता से फसल की कटाई होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से फसल अवशेष या पराली जलाने का चलन बढ़ गया है। यह हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचा ही रहा है, साथ ही इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लगातार घट रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि करीब 1 टन धान के अवशेष जलाने से करीब 7 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, करीब 1500 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सहित सल्फर डाइऑक्साइड सहित अन्य विषैली गैसें निकलती हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और त्वचा रोग, नेत्र रोग और फेफड़ों तथा हृदय संबंधी गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि सरकार की ओर से पराली जलाना प्रतिबंधित किया गया है और अर्थदंड का प्रावधान भी किया गया है। देश के अन्नदाता किसानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो फसल अवशेष को जलाने की बजाय उसका उचित प्रबंधन करें। घरों में लगाए गिलोय और बीमारियों को कहे अलविदा।
गिलोय एक ऐसा औषधीय पौधा है जो हमें ढेरों बीमारियों से बचाता है। कोरोना काल में इसकी मांग भी खूब बढ़ गई है, क्योंकि यह अन्य बीमारियों की रोकथाम के साथ ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। गिलोय का संस्कृत नाम अमृता है, क्योंकि यह कभी भी नहीं मरता है। गिलोय भारतीय मूल की बहुवर्षीय बेल है। यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इससे बहुत अधिक धूप की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसे घर के आंगन, टेरेस गार्डन में गमले में भी लगाया जा सकता है। गिलोय के बीज और तने से भी आसानी से इसे लगाया जा सकता है। अधिकतर फलों के बाग में गिलोय की खेती की जाती है। फसल के तौर पर इसे तैयार होने में करीब 10 महीने लगते हैं। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।